ऐसा था बीओडी। हाँ ये है, वो कह रही है छोटा भी है। बीओडी है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख लो, तो बच्चे आए हैं तो लिख लो। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लेना। उसके आगे एक लाइन में मापक है ना, उसके आगे नीचे पॉइंट करके लिखो जल प्रदूषण मापने की, बीओडी पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके नीचे लिखो जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई मानी जाती है। पूछा भी गया है ना। इसके पहले लिख लेना, इसके पहले एक सवाल था ना, क्या था, यूट्रिफिकेशन, वो कई बार पूछा गया। सुपोषण, यूट्रिफिकेशन अर्थात पूछता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, कहने का मतलब जैविक, और दूसरा क्या लिखे थे, अजैविक। यह दोनों तो है जो अपशिष्ट है, इसी को कहते हैं जैविक अजैविक। जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब जैसे जो खराब चीज, जैसे मल सीवेज जानते हो ना, उसी में ये इसका इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट करके लिखो कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ज्यादा नहीं लिखाए हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का, जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे, अरे आ जा मिथुनो, बिजी नहीं है, बैठ जा ही पीछे उनको। नमस्ते, बहुत पीछे नहीं चले गए, आगे चले आओ। अच्छा, मतलब अपने स्वार्थ वाली सेवा। आगे लिखो जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक, और विराम लगा लो। अगला पॉइंट लिखो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से, अगला पॉइंट है घुलनशील, अगला पॉइंट वहां घट जाती है, पूर्ण विराम, आगे लिखो अगला घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी के आगे लिखो बीओडी का अधिक होना, बीओडी का अधिक होना, बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। बीओडी का अधिक होना जल को संक्रमित होने को दर्शाता है, अर्थात दिखाई देता है, दर्शाता है। अगला पॉइंट लिखो कार्बनिक अपशिष्ट, कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है।
कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की मात्रा बढ़ जाती है। अपघटन की मात्रा बढ़ जाती है तथा O2 ऑक्सीजन O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। उसी के आगे लिखो, इसके फलस्वरूप खुली ऑक्सीजन, इसके फलस्वरूप खुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसके फलस्वरूप खुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, कामा O2 की मांग का O2 की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। O2 की मांग का, O2 मतलब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। ठीक, अब नीचे सीधा संबंध होता है, नीचे एक लाइन लिखो स्टेटमेंट टाइप का, इसी मांग को जैव रासायनिक, इसी मांग को, इसी मांग को जैव रासायनिक, इसी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, वही BOD है ना, इंग्लिश वही होगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ब्रैकेट BOD लिख लो, मांग कहते हैं, कहते हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट करके लिखो, भूमिगत जल को दूषित करने वाला, अगला पॉइंट है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। ये तो जानते हो, पूछा भी गया है कि भूमि जल को दूषित करने वाले जो अबायोटिक, वो कौन से हैं, कौन से हैं प्रदूषक? आर्सेनिक। हाँ, उसके साथ है, क्योंकि चट्टान देखो होता क्या है, तो चट्टान वो होता नहीं है ज्वालामुखी, ठीक उसी सब से, उसमें से 3-4 कारक हैं जहाँ से निकलते हैं, तो अकेला तो है नहीं, लेकिन एक प्रमुख तत्व में अजैविक में माना जाता है आर्सेनिक। ठीक है, चलो आर्सेनिक अधिक क्या, जैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। अगला पॉइंट लिखो, देर कर दिए, आज तुम्हारी चर्चा कर रहे थे, उनके या 2 पिछली भी क्लास में दिखाई नहीं पड़े, कहाँ चले गए? तुम सोचे कोई पेपर ऊपर ना हो। अच्छा, खाना बना रहे हो आजकल, तुम लोग घर पे अकेले रह गए तुम्हारे। चल आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यौगिक अवस्था, यौगिक अवस्था, आगे लिखो, यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर, यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर कई स्थानों पर पाए जाते हैं। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर कई स्थानों में अर्थात कई तरीके से पाए जाते हैं। उसी के आगे हल्का से डैश करके लिखो, ज्वालामुखी के वाष्पों में, ज्वालामुखी के वाष्पों में, कामा समुद्र के जल तथा
ज्वालामुखी के वाष्पों में, कामा समुद्र के जल तथा अनेक खनिज, क्या है उसमें, खनिज, खनिजीय है ना, पदार्थों के अंतर्गत, खनिजीय पदार्थों के अंतर्गत मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। खनिजीय पदार्थों के मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। आगे लिख लो, अगला पॉइंट लिखो, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से, 3-4 करके लिखो, खत्म करें। अगला पॉइंट, भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूमि तथा चट्टानों, भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने की संभावना अधिक होती है। संभावना अधिक होती है। आगे लिखो, उसी के आगे लिखो, आर्सेनिक के ज्यादा संपर्क में रहने से, आर्सेनिक के ज्यादा संपर्क में रहने से ब्लैक फुट नामक बीमारी, ब्लैक फुट बीमारी होने की संभावना, ब्लैक फुट हिंदी में, ब्लैक फुट बीमारी होने की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। सही है इसके अंतर्गत। और इसी के त्वचा में, हड्डियों में भी पकड़ने लगता है। हाँ, की क्या, नाक की कहते हैं ना उसको, जो हड्डी में होता है। आगे लिख लो उसको, ब्लैक फुट, और चाहे नीचे लिख लो, एक हेडिंग हल्का से डाल लो, आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियां, लिख लो। आगे एक वो हेडिंग डालो, आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारी। पंखा चलाए लो भैया, कहाँ से चले, चलाए लो, दोनों यहाँ आदेश नहीं लेकर है, सब राजा हो। हमका चला, आप देखो चल गया, ये भी चले। चलते चलते बंद हो गया, विकलांग नहीं है। आगे लिखो, क्या लिखे थे इसमें, आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। ऐसे नंबर 1 करके चाहे लिख लो, ब्लैक फुट, जो पहले लिखे थे, ब्लैक फुट, फिर उसी के आगे कामा लगा के, त्वचा का कैंसर, कामा फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, डायरिया, क्या लिखो, डायरिया। तीसरा लिखो, हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस इत्यादि। ये लिखे हो ना, आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। तो नंबर क्या है, ब्लैक फुट, ठीक,
ब्लैक फुट इसका स्पेशली माना जाता है, और माने जाते हैं कि इससे ऐसे हो सकता है, और उत्पन्न में कहाँ से होगा, ये पढ़ ही लिए हो, ज्वालामुखी को हुआ, समुद्री जल हो गए, उसी सब से। ठीक है, अब आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, दामोदर नदी, अगला पॉइंट है दामोदर नदी झारखंड, दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर, दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुबली से जा मिलती है, पश्चिम बंगाल है ना, हुबली से जा मिलती है, कामा लगाओ, फिर आगे लिखो, कोयला खदान और औद्योगिक, हुबली से जा मिलती है, कामा, कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह नदी औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह नदी देश की सबसे दूषित नदी मानी जाती है। मतलब खदानों और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की सबसे दूषित नदी मानी जाती है, क्योंकि 6-7 राज्य आ जाते हैं इसमें, है ना, मानी जाती है। आगे लिख लो, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह झारखंड, गिरिडीह ठीक, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 लिखे हो ना, 300 किलोमीटर के मार्ग में जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट है ना, जैविक मरुस्थल के रूप में ही रह जाती है, बोल विराम लगाओ। ठीक, देखो अब एक है जो प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी का कहाँ पढ़े थे, कानपुर अपना, और दूसरा प्रयाग, ये माना गया। ठीक, ये उसका, उसी तरीके दामोदर है, ठीक, दामोदर घाटी, इसका माना गया गिरिडीह से पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, इसका दोनों दूरी लगभग 300 किलोमीटर, ये माना जाता है पूरी तरह जैविक डेजर्ट है, पूरी तरह बेकार खत्म। उसका मुख्य कारण क्या है, खनिज। देखो ये तो सभी लोग को मालूम है कि कोयले का जो उत्पादन भले ना हो पाए, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, झारखंड में, स्टोर जिसे कहते हो, पूरी तरीके से भारत सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है, झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर क्या है, उड़ीसा, ये 3 है। उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, बात की बात है कहीं खनन हुआ, उससे ज्यादा खनन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन है तो वहाँ पे। इसीलिए माना जाता है कि एक तो कोयला, ठीक, अरे छोड़ो जाने दो, खनिज की चीजें जितनी भी हैं, खन, और दूसरा औद्योगिक, सबसे ज्यादा मलबा, और नुकसान करेगा। जो जानते हो कि नदियाँ अभी भी है, अच्छा पहले के समय जाने दो, पहले इतना नहीं हो पाता था, गाँव घर में जो भी नदी भी होती थी तो गंदगी ये होती तो थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहती थी। जैसे लोग गाँव में जाते थे, गाय हो चरावे, भैंस हो, तो आदमी पानी उनी पी लिया करते थे। एक खेत उनकी जुताई उताई के समय जोत रहे हैं, बैठ गए, चलो पानी ले, देख ली, क्योंकि पानी उसे देखते थे, ऊपर का साफ है, नीचे का गंदा है। गंगा जी की भी कंडीशन बहुत अच्छी थी पहले, अब तो कहना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लग जाता है कि आदमी जल लेके आता है तो उसमें कहते हैं गंगा जी में
मतलब बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब तो कभी कभी, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी देखने को मिलता है जो टिपिया होती है, आप उसमें डालो तो कभी 2-4 कीड़े निकल आते हैं घर में, और उसका कारण वही है। तो उसी तरीके से दामोदर घाटी, इतना लंबा हिसाब किताब, दामोदर घाटी बनाई गई भाई, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी, हिंदू कुंड बांध, भारत देश 1951, है ना, यही तो पढ़े हो। 1956 में जो पहला पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके अंतर्गत एम विश्वेश्वरैया ने कहा था भारत देश की तरक्की के लिए कृषि के लिए, संचालन के लिए क्या, पानी, तो पानी के लिए डैम पहले रोकना पड़ेगा, उसने बनाया दामोदर घाटी। इसलिए कहा गया कि भारत देश जो बहुउद्देशीय योजनाएं थी उसको उद्धारक कौन माने गए, एम विश्वेश्वरैया, बहुत कुछ किए। कौन सा विश्वेश्वरैया ने पहली पंचवर्षीय योजना में दिया था इसको 1951 से 56 में। तो 19 से पूछा जाता है कि विश्वेश्वरैया का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो लागू कब हुआ था, किसमें, 1951 से 56 वाला, पहले में। इसीलिए भारत में दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना पूरा ग्राफ्ट किया, बताए थे कि कृषि तो करना आवश्यक है, उसके लिए पानी की जरूरत है। पानी हमारे पास होने के बावजूद क्या है कंडीशन, रोक नहीं पाते थे ना, बह जाता था। और अगर पेपर पर पढ़ते हो, देखते हो, अभी लगभग 1.5-2 साल पहले उच्चतम न्यायालय, मतलब ऐसा कौन सा न्यायालय है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय जो है हेग में, वहाँ पर जजमेंट हुआ था ना कि पाकिस्तान को कितना % पानी दिया जाएगा, भारत देश को। इस बात को पाकिस्तान माना नहीं, उसने कहा पानी का हिस्सा हमारा कितना होना चाहिए, 50%। तो जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि बात देश की नहीं होती है, बात रिक्वायरमेंट की है। तुम 50% पानी लेके करोगे क्या, अरे 50% तो डूब जाओगे यार, मर जाओगे, उतना बड़ा देश ही नहीं है कि नहीं। लेकिन वो माने नहीं, लेकिन आज भी कहा जाता है कि उसकी हिस्सेदारी कितनी थी, इतनी। और विश्वेश्वरैया ने उसको ग्राफ्ट का दामोदर घाटी जब बनाई गई तो माना गया था कि दक्षिण की तरफ से लेकर के और मध्य भारत के कई स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पर खेती सुचारू रूप से की जाएगी। हुआ भी, लेकिन ये भी देख रहे हो कि झारखंड से लेकर वहाँ के 300 किलोमीटर तक पूरा इलाका डेजर्ट हो गया। डेजर्ट मतलब मरुभूमि, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, ये कंडीशन है। और उसका मुख्य कारण औद्योगिक चीज़ें। कभी कभी हम लोग अपने गांव घर में या मिनिस्टरों से, लोग विधायकों से चर्चा करते हैं कि सर यहाँ फैक्ट्री खुलवा दो, बड़ी अच्छी सुविधा है, मतलब आप लोग इस तरीके की बात करते हो, बड़ा अच्छा है, एक फैक्ट्री यहाँ बन जानी चाहिए। लेकिन वो प्रस्ताव भी रखते हैं, ऐसा नहीं हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन वहाँ पे जब बायोलॉजिकल अर्थात इन्वायरमेंट में, स्टडी में जाता था, कहा जाता है कि उससे लाभ कितना होना है, कितने %, और उससे हानि कितनी होनी है, उससे एटमॉस्फेयर वहाँ दूषित कितना होगा, उसके अनुसार किया जाता है। ठीक, आज भी देख रहे हो कार्बन का प्रोडक्शन दर, चाइना कंडीशन देख रहे हो, दुनिया से ज़्यादा कार्बन प्रोडक्ट करने वाला देश चाइना, मतलब 29, पिछली डाटा जो था 29% था। दुनिया आगे आदमी जाती है, कम करते हुए बढ़ाए चले जा रहे हैं। इस समय का नया चार्ट जो आया लगभग 35.67, मतलब एक रेट में 35.5 हो गया है। और बड़े शान की बात है कि लगभग 16% के साथ यूएसए का दूसरा स्थान, उसके बाद हम अपने यहाँ वाले उत्तर प्रदेश, भारत देश कार्बन प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे। मतलब अब देखो, जबकि जीरो कार्बन की बात कही गई है ना, कि हम कार्बन का प्रोडक्शन क्या करेंगे, 0%, यह 0% है। वो 29 से 35 पहुंच गए, वो 14 से 16 हो गए। भारत देश का तीसरा है, 7% पहले था, पहले स्टार्टिंग में 2021 के जो उसमें चार्ट में। लेकिन उसमें कहा गया है कि भारत ने जो कहा है, अगर वो करेगा तो 0% पर कब जाएगा, 70 पे। मतलब अभी कंडीशन ये है, तो नुकसान फायदा बहुत मतलब लंबा समय लगेगा। हाँ, भारत देश कब है, 270 भी तो है। भारत का जो जारी किया गया है चार्ट, उसमें कहा गया है कि भारत 0% कार्बन उत्पादित करेगा कब, 2070 में। अब तक के राजा के जोगी मरेंगे, सब रहोगे अभी है। हाँ, तुम तो रहोगे ही में कितना, 25-50 हाँ रहोगे लगभग, कुल मिला के लगभग ही रहोगे हटिया में। मतलब लगभग मतलब क्या काम है। एक बात याद कर लेना, एक पेपर में आया था, चार्ट था कि दुनिया में काम करने के लिए आदमी की एज कितनी निर्धारित की गई है, कितना, 15 से 65। ये है उसमें नोट में, करंट किताब खरीदोगे, उसमें कहा गया है कि CWA जो ये कंबाइंड वर्ल्ड का जो अथॉरिटी का जो वो आया है आदेश, उसमें कहा गया था कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के काम करने की एज क्या निर्धारित है,
15 साल से 65 साल तक। और भारत देश में ये दोनों कंडीशन लागू नहीं है। 15 साल लड़कपन है, बीमार खेले खाए की उम्र है, 65 साल में बुढ़ापा अब हम क्या कर सकते हैं, तू लोग करो, है ना। तो ये है नहीं, भारत में माना जाता है ना भाई, आप 15 साल का बच्चा कहाँ एडल्ट माना जाता है, उसकी एज क्या 18 साल डिसाइड की गई है ना, तो बच्चा है। लेकिन वो कहा गया है, एक ये याद रखना कि वैश्विक स्तर पर ये पूछा जाए कि किसी भी देश में, प्रत्येक देश के लिए चार्ट है, भारत का नहीं सबका, कि आदमी के काम करने की, श्रम करने की एज क्या, लेबर ईयर क्या डिसाइड की गई है, 15 से 65। एक चीज। दूसरा, एक इंसान को कितने घंटे काम करना चाहिए? 8 घंटे। अगर पूरे 365 दिन में 273 दिन कोई इंसान कार्य कर लेता है, ठीक, तो उस देश के व्यक्ति को रोजगार माना जाएगा। दिन कितने होते हैं? 365। और 365 में अगर आदमी 273 दिन तक अगर काम करे, कितने देर तक? 8 घंटे तक। 8 घंटे तक 273 दिन उसे कार्य मिलता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। रोजगार की एक परिभाषा दी गई है। अब जैसे पेपर देना, जैसे कहीं नोट कर लेना, ये याद आ गया इनके, जो हमने कहा है 65 को ही है, तो याद आओ खटिए तो रही है 65 साल में, है ना, 70 में रह जाएंगे ज़्यादा उम्र के। तो ये है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में जारी चार्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति के रोजगार के दिन कितना डिसाइड किया गया, 273। 365 में आदमी 8 घंटे ही काम करेगा तब सबसे माना जाता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति को काम करने की मिनिमम एज कितनी है? 15 साल, मैक्सिमम। ये सब यही नीक लागत है। घर हम जाए कह दो ना बाबा हरे से 65 से देखो, फिर 65 साल को काम नहीं रहूँगा, वो अपने मन से जो करें ठीक है। मोदी तो 70 में कर रहे थे। अरे मोदी जी तो 10-5 साल करेंगे, उनकी बातें छोड़ो। ठीक है, क्या लिखे थे इसमें देखो। दामोदर घाटी का एक प्रश्न है कि सबसे ज्यादा दूषित कहाँ है? झारखंड से, झारखंड से मत, पश्चिम बंगाल नॉर्मली। वैसे पूछा था गिरिडीह से दुर्गापुर, उसकी किलोमीटर की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल डेजर्ट है ना। जयो मरे तो पूरी तरीके से मर गया, कुछ है नहीं वहाँ पे। ठीक, अब आगे लिखो, अगला पॉइंट करके दूसरा। अब मुख्य कारण क्या है? खनिजीय जो वहाँ पे वो है पदार्थ, और जो औद्योगिक, भाई जानते हो कितना झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कितना वहाँ पे है ही है। आगे अगला लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो इंपॉर्टेंट। भारत में इंपॉर्टेंट में है, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का पहला मामला, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में जल प्रदूषण का पहला मामला पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट में एक स्टेटमेंट है। पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था। ठीक, अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए, लिख लिया सभी लोग, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में आर्सेनिक का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए कि आर्सेनिक एक प्रदूषक है, किसका प्रदूषक है? जल प्रदूषक है। किसका प्रदूषक? वाटर पॉल्यूशन है। तो वाटर पॉल्यूशन का जो पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? पश्चिम बंगाल में। ये अगर ये कभी आएगा तो एक फैक्ट है एक तरीके से। ठीक, उसी तरीके जैसे अभी हमने थोड़ा सा पेपर में जो आया था कि 273 माइनस 8 घंटे बराबर करके, इससे कैसा समीकरण बना करके पेपर में आया था कि इतना माना जाता है आदमी की, इससे ज़्यादा। उसी तरीके से कहा जाता है, जैसे फिजूल की बातें हैं कि 6 घंटा सोएंगे चाहिए और उसके बाद सारा दिन पढ़ेंगे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्वस्थ बॉडी के लिए कहा जाता है कि 8 घंटा आदमी को कम से कम सोना चाहिए। और एक ये बच्चा जो होता है यंग एकदम, जो जैसे 15 साल का, ये अगर 6 घंटा सो लेता है तो भी इसकी शरीर जो है
नॉर्मली फिट रहती है। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा माना जाता है। अभी बीच में किसी का स्टेटमेंट पेपर में आया था कि 8 घंटे से कम सोना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। किसी कंपनी का मालिक बोला था, अमेरिका वाला। तो थोड़ा बड़ा विवाद हुआ था इस पर, कैसे हाँ 1 हफ्ता में इतना काम करना चाहिए, बीमार नहीं हो जाएगा आदमी। चलो आगे लिखो अगला पॉइंट। आदमी अपने शरीर से ज़्यादा लेबर उतने ले सकता है जितनी कैपेसिटी होगी, और व्यक्ति की अलग अलग है। क्या लिखे? 1983 में है ना। अगला पॉइंट लिखो। भारत में 7 राज्यों, भारत में 7 राज्यों, उसे डैश करो, उसी के आगे 7 राज्यों, उसके आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड कामा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड कामा बिहार, कामा उत्तर प्रदेश असम, कामा उत्तर प्रदेश असम, कामा मणिपुर तथा छत्तीसगढ़। ऐसा लिखना, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, आधा ब्रेकेट में छत्तीसगढ़ का कौन सा? राजनांदगांव, क्योंकि एक का यही है, पूरे छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, फिर लगाओ कामा। कितने हो गए भैया? 7 हो गए ना। आगे लिखो राजनांदगांव, उसके आगे लिख लो भूमिगत जल, भूमिगत जल से सर्वाधिक, भूमिगत जल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य हैं। मतलब भूमिगत जल प्रदूषण चाहे कर लो, भूमिगत जल प्रदूषण से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। ठीक, अब देखो पूर्ण विराम लगा लो। 7 हो गए। नॉर्मली कभी पूछा जाए, दामोदर घाटी को जान ही रहे हैं, उसके बाद अगर पूछा जाए कि आर्सेनिक से भारत देश के कितने स्टेट हैं जो ज़्यादा इफेक्ट किए हैं? सर्वाधिक 7 हैं। छत्तीसगढ़ का मात्र 1 है, राजनांदगांव, ठीक, वो पड़ता है वहाँ का। उसके बाद बाकी सब लगभग ठीक है। ओवरऑल में 7। ज़्यादा टफ पेपर बन जाए तो निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ आर्सेनिक का प्रभाव नहीं पाया जाता है? या पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या भूमिगत जल था जल प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। अंदर से पूछा जाए आर्सेनिक का, तो लिखे हो ना उत्तर प्रदेश, उधर से शुरू करो। झारखंड हुआ है, पश्चिम बंगाल हुआ है, ऐसे करके छत्तीसगढ़ है, ठीक, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, यही तो पूरे लग रहे हैं उधर वाले। ठीक, इधर वाले जैसे उत्तर प्रदेश आ गया, क्यों? क्योंकि इधर झारखंड और इधर जो उसकी वो लगता है मध्य प्रदेश से, लगता नहीं जब उसमें सीमा जो कहते हैं। नहीं तो ना हो पास अपने यहाँ भी। चलो अब आगे लिखो, ठीक हो। अगला पॉइंट लिखो। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा, अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अर्थात जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर्सेनिक प्रदूषण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर्सेनिक प्रदूषण के रोकथाम की व्यवस्था की गई। ठीक, चलो पूर्ण विराम लगा लो। अगर पूछा जाए, लिख लिए, अच्छा लिख लो कि भारत सरकार द्वारा ये आर्सेनिक पे कंट्रोल की, अर्थात इससे जो प्रदूषण फैल रहे हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कब योजना की गई थी? अगस्त 2019 में। और किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सरकार चला रही है उसी के अंतर्गत कि जल क्या है, अरे सब सभी जानते हो, जल एक जीवन है, जल जीवन है, तो ये काम किया गया। मत पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए धीरे धीरे। एक बात है कि शुरू से लेकर के स्टार्टिंग में तो नहीं कहा जा सकता, गड़बड़ ही करता है,
नहीं सही है 2014 ऐसा, अर्थात हर पहलू से तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद वर्तमान में जितने काम, ये नॉर्मली सी बात है कि चाहे वनडे क्लास हो, चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे कहीं पढ़ो, होता क्या है कि वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादातर काम वो किए गए हैं जिन कामों को रोका गया था, जिन कामों को किसी ने रोका नहीं, जैसे बना दिया गया नियम अब बाद में लागू किया जाएगा, उसको करने के। आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, स्वच्छ भारत कब आया? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। आने के बाद अगर सरकार बनी, आने के बाद मोदी जी ने ये थोड़ी ना आने के बाद लागू कर दिए, नहीं, उनके विचार, उनके दिमाग में रही होगी बात कि स्वच्छ भारत क्या है, अभियान एक भारत के लिए। महात्मा गांधी द्वारा एक ही कॉन्सेप्ट कहा गया था कि भारत देश में स्वच्छता होनी चाहिए। अगर पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत का पहला कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। इनके कहने का मतलब ये था हमारे बापूजी का कि अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं रहेंगे तो काम ज़्यादा करेंगे, लेबर ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे शरीर और धन ज़्यादा अर्जित करेंगे तो गरीबी भारत देश से दूर हो जाएगी, ज़्यादा काम करोगे ना, सीधी सी बात। लेकिन उसको चालू किया गया, उसी के अंतर्गत धीरे धीरे, चाहे जो पॉइंट ले लो, पंचवर्षीय योजना रही, ये रहा और सारी चीज़ें लागू किया गया, क्योंकि सबसे विलंब क्या हुआ था भारत देश में नियमों को लागू करने में। इतने लोग, सभी लोग पढ़े लिखे हो लगभग इतना, भारत देश में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? 57 में, 1950, ठीक, ये तो पॉलिटी में सर ने पढ़ाई होगा। 1957 में रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता की लागू कब हुई? 73वें संविधान संशोधन और अटल के नरसिम्हा राव जी के सरकार में। अरे तो इतने साल तक क्या सब सो गए थे बीच वाले? क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नहीं हुए? बहुत हुए, लागू नहीं किया गया। क्या कैसा कारण था वो देश जाने। उसी तरीके से जैसे वाईके अलग थे, ये पढ़े हो, वाईके अलग ने कहा था गांव के लिए कितनी कैलोरी, ठीक, 2400, ठीक, गांव के लिए, शहर के लिए 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी का माप 1979 में योगेंद्र कुमार अलग ने दिया था, इसकी रिकमेंडेशन लग गई थी 80-81 में। लागू कब किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? मतलब ये चीजें थी, मतलब इतने साल लग जाते हैं लोगों को बताने में क्या सिस्टम है, यही सबसे बड़ी बात। अब इस समय थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें थी, पीवी नरसिम्हा राव को लोग इसीलिए याद किए, हालांकि दिवंगत हो गए, बात की बात है, लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि बहुत रुके काम को उन्होंने भारत देश में कराया था, जितने काम रुक गए थे उसके बाद ही। चलो आगे लिखो, क्या लिखे थे इसमें? 2019 में हुआ था, है ना। अब आगे लिखो, अगला लिख लो। जल प्रदूषण के अंतर्गत चला गया, ये लाइट के बिना नहीं चलेगा। इतने ऊपर एक सफेद वाला लगाए दो, ये जाए दो, पागल है, ये तो चल रहा है ना, फ्लोराइड, आप लिखो फ्लोराइड लिखो। जल प्रदूषण के अंतर्गत एक प्रदूषक फ्लोराइड, जल प्रदूषण के अंतर्गत एक प्रदूषक फ्लोराइड जिसके कारण नॉक्सी एक हड्डी वाली बीमारी है, क्या कहते हैं उसको? नॉक्सी क्या लिखिए? फ्लोराइड के एक प्रदूषक, क्या लिखिए? प्रदूषक है ना, इसके अंतर्गत नॉक्सी नामक बीमारी, क्या लिखे हो? फ्लोराइड के अंतर्गत, प्रदूषक के अंतर्गत नॉक्सी नामक बीमारी लिखो।
नॉक्सी नामक बीमारी होती है जिसका संबंध शरीर के हड्डियों से है। हड्डियों से है। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा फ्लूरोसिस लिख दिए, इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कुछ वैज्ञानिकों द्वारा फ्लूरोसिस नामक प्रदूषण से व्यक्तियों में वो जो पीठ का कुबड़ होता है, हाँ, व्यक्तियों में कुबड़ पीठ, चाहे लिख लो इस हिंदी में, कुबड़ पीठ है ना, हम्पेड बैक कहते हैं ना इंग्लिश में से। हाँ, हम्पेड बैक क्या कहेंगे उसको? हम्पेड बैक। देखो मैंने कहा ना, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लोगों के अंदर जो कुबड़ होता है, कुबड़ लोगने के लिए पीछे निकलता है, यहाँ पे ऐसे होता है, देखे नहीं होगी आप, यही पीछे निकलते हैं, है ना। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये बीमारी मतलब प्रदूषण से भी होता है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, सभी का नहीं। कुछ पाए गए हैं, कुछ वैज्ञानिक ने कहा है कि फ्लोरोसिस करके एक प्रदूषक है, उसी तरीके कैसे जैसे आर्सेनिक है, जल प्रदूषक है। अगर इसके सेवन से मान लिया जाता है कि व्यक्तियों में कुबड़ जैसी बीमारी पाई जाती है, ठीक। अब बाकी साइंस में बहुत कुछ होता रहता है, उलट पुलट, कोई आएगा बाद में कहेगा कि नहीं है तो उसको पढ़ लेना, अभी फिलहाल मान लो, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये कुछ इसके लक्षण, हाँ ये इन्होंने सही पूछा, ये माने जाते हैं कि कुबड़ वाली जो बीमारी होती है, ये कहते हैं कि जेनेटिक हो सकती है, ये इसकी संतुष्टि हुई है वैज्ञानिकों द्वारा। अब देखो एक जो जेंडर वाला सिस्टम है, ये भी माना जाता है कि जो अनुवांशिक होते हैं, कभी कभी बीच में एक जो वंश होता है, बीच वाला गैप हो जाता है। जैसे हमारे हो जाए या हमारे दादा के हो, हमारे पिताजी के नहीं होगा, हमारे अंदर पॉसिबिलिटी पाई जाएगी, ठीक। कहीं कहीं कुछ बीमारियां हैं कि महिलाएं उसका वाहन हो जाती, क्या कहती हैं, वाहक होती हैं, यही तो होता है ना महिलाओं के द्वारा। तो ये सब होते रहते हैं, लेकिन माना, जैसे आपने पूछा, तो हम्पेड पे ये जो कहा जाता है कुबड़ वाला, ये माना जाता है कि अनुवांशिक इसके लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे लिखो, अगला एक पॉइंट, अगला करके फ्लोराइड तत्व पानी में, फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अल्प मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, पॉइंट नहीं, एक स्टेटमेंट ऐसे लिखो। देश में मणिपुर कामा त्रिपुरा कामा उड़ीसा, देश में मणिपुर कामा त्रिपुरा कामा उड़ीसा, कामा मेघालय
झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश इत्यादि ऐसे राज्य हैं, इत्यादि ऐसे राज्य हैं जहां पर पेयजल की गुणवत्ता में, जहां पेयजल की गुणवत्ता में अत्यधिक चिंताजनक ये राज्यों में पेयजल गुणवत्ता में अत्यधिक चिंताजनक, क्या होगा इसका, क्या लिखा था, अत्यधिक चिंता, क्या कहते हैं, स्थिति है, चिंताजनक स्थिति, सही है, इत्यादि राज्यों में पेयजल की गुणवत्ता में अत्यधिक चिंताजनक स्थिति है। ठीक, पूर्ण विराम लगा दो बस। कहने का मतलब है कि कितने 4-5 राज्य कितने लिखे हो, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, ये माना गया है कि, ये तो जानते नहीं, ये माना गया है कि यहाँ की जो पेय कंडीशन है वो सही नहीं है। ठीक है, चलो अब नहीं पढ़ाएंगे इसके आगे। अब हेडिंग डालो जलवायु परिवर्तन, हो गया, जितना पूछा गया अगली हेडिंग डालो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, बाम सम्मेलन क्या हो गया, बाम सम्मेलन, वान सम्मेलन, वान सम्मेलन, वान, हाँ वही हम कह रहे हैं। वान कहाँ है, पूछा गया ना, वाम पूछे तो कह रहे वाम का होता है, वान है, जर्मन में है वान, वाम नहीं, वाम वाला हमने सोचा कि हो सकता है प्लेस। सबसे बड़ी बात होती है ना, दुनिया में इतने प्लेस है ना, या कुछ कह नहीं सकते हो, डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसी को ये नहीं हो सकता है। चलो एक वो लिखो, क्या लिखे हो, जलवायु परिवर्तन है ना। अब जलवायु परिवर्तन में लिखो तो बताएंगे, क्लास खत्म, जलवायु परिवर्तन आप लिखो, आगे पॉइंट करके लिखो, पृथ्वी पर पहुंचने, सबसे ऊपर हेडिंग बनेगी जलवायु परिवर्तन, लिख लो तो बताएं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव उत्तरदायी है। बदलाव उत्तरदायी है। फिर से मिला लो, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में, ठीक, पृथ्वी की स्थिति में बदलाव ही क्या है, उत्तरदायी है। ये एक तरीके का स्टेटमेंट है, बात समझे कि नहीं। कभी चीजें देखो, अब ये लग नहीं रहा है कि अगर कोई आदमी बोल रहा है ना, इससे बोला नहीं कि पृथ्वी की जो गर्मी, सोलर रेडिएशन जो होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, सूर्य के कारण होता है।
लेकिन सूर्य के कारण होता है ये सही है, लेकिन क्यों होता है उसका उसकी जिम्मेदारी कहाँ है, किसकी? पृथ्वी की। तो माना गया ना, माना तो उसके अंतर्गत आ ही जाएंगे। तो माना गया कि कोई कुछ कह रहा है, स्टेटमेंट से लग नहीं रहा है। उसके बाद नहीं, उसी के आगे चाहे लिख लो इस तरीके, या इस उसके आगे लिख लो, आगे लिख लो। हाँ, क्या कुछ लिखे नहीं हो ना? आप लिखो इस तरह, तरीके ना लिखो, इस तरह के अनुमान का सर्वप्रथम प्रयोग के अनुमान का सर्वप्रथम प्रयोग सर्बिया वैज्ञानिक मिलुटिन मिलानकोविच द्वारा किया गया था। का अनुमान मिलुटिन मिलानकोविच द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट लिखो, मिलुटिन मिलानकोविच द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, मिलानकोविच शॉर्ट में, मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन संबंधी सिद्धांत दिए। मिलानकोविच जलवायु परिवर्तन संबंधित सिद्धांत दिए, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि, सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। अब यहीं से अंडरलाइन करो, जहां से लिखो पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति, इसी को अंडरलाइन कर लो। इतना ये पूछा जाता है, आगे भैया इसी से दवाई, इसी को बस चलाओ नहीं जाने तो खातिर जो बता रहे हैं बेकार का मन ही बेकार है, वोट थोड़ी ना खराब है। ठीक, क्या लिखे? एक स्ट्रेट लाइन लगा लो, लिखे हो ना, जो कि पृथ्वी की कहेंगे पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति, बस यही तक अंडरलाइन होगा, से संबंधित है। ठीक है, चलो अब 1 मिनट रुक जाओ चलने पे। लगभग इससे पहले जब भी पर्यावरण की क्लास हुई होगी तो बताया गया था, या वैसे भी जान लो, भारत में नहीं, दुनिया में, यहाँ से यहाँ से लाए जलवायु परिवर्तन के स्टेटमेंट देने वाले कहाँ है? अच्छा चला दो भैया। भाई चला नहीं पर क्लोज करो इधर से, ये इधर हाँ सब किससे लो सर उधर ये वाला बीच में नोट लिखा गया, असिस्टेंट ऑपरेटर। अच्छा वेलकम टू नोट। अब यस करें, नो, अच्छा लोडिंग लिखा है। चलो ठीक, क्या बता? अच्छा इसको रखो, इसको उठाओ है। सतत विकास वाला प्रोसेस मतलब किस राष्ट्र के व्यक्ति के द्वारा शुरुआत की गई? सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएसए। अगर प्रयास नहीं, अब इसी में आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए सतत विकास का कॉन्सेप्ट पहली बार प्रयोग हुआ था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक, साइलेंट स्प्रिंग एक किताब थी, यूएसए की एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थी जिनका नाम था राकस कार्सन। उन्हीं किताब में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई 1962 में। हाँ 1963।
ठीक, चलो अभी जो पूछे, देखो जलवायु परिवर्तन लगभग पढ़ भी लिए हो। अभी जैसे लिखे हो ना, पृथ्वी की जो लंबी अवधि है उसके कक्षा की, वो भी उसका जिम्मेदार है। देखिए मिल्टन मिलानकोविच ने कहा कि सूर्य का जो सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण, वो किसी भी चीज का उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो वैसा को वैसा है। जब उन्होंने कहा सूर्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे कुल मिला के उसके अंदर जितनी चीज पाई जाती है वो नॉर्मली है, क्योंकि सारी चीजें क्या हैं, उस चक्कर कौन लगाता है, और ग्रह लगाते हैं ना, तो परिवर्तन कहाँ आएगा, ग्रहों के अंदर, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तित होता है, परिवर्तन की जो लॉन्ग टर्म है इसका, घूर्णन गति है इसकी, समझ रहे हो, सिस्टम जो चल रहा है उससे। लेकिन ये पहला स्टेप था किसका, सर्बिया के वैज्ञानिक मिल्टन मिलानकोविच का। थोड़े समय के बाद, और किताबों में है, उसके बाद इन्होंने कहा कि पृथ्वी का तो चलो एक उसकी अवधि है, एक उसका टाइम पीरियड है चलने का, उससे कुछ परिवर्तन होता है, उससे मौसम, उसमें सारी चीजें परिवर्तित हो जाओ तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर का जो वातावरण है, जहां लोग रहते हैं, लोग ही इसको दूषित किए हैं। एक लाइन में सीधी सी बात, पृथ्वी के वातावरण में, यहाँ के परिवर्तन में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, मानव। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, मिल्टन मिलानकोविच ने। पहला उन्होंने कहा कि पृथ्वी की लंबी दूरी, उसकी जो अवधि है, उसके कारण उसमें कई परिवर्तन आते हैं, ठीक, क्योंकि घूर्णन किसका करती है, सूर्य का, सीधी सी बात है। लेकिन सूर्य को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना उसने। फिर उन्होंने, सर्बिया के वैज्ञानिक ने दोबारा कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की जो कंडीशन है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, लगता है मानव, क्योंकि पृथ्वी का सिस्टम तो जा ही रहा है जैसा जाना है, तो लेकिन अगर उसके जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, इंसान, बस काम खत्म। इससे ज्यादा इनका कोई अध्ययन नहीं रहा। तिर्यक करके दिए थे, तिरछी होता नहीं है कि यहाँ सफेद 36 डिग्री, 46 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री, पृथ्वी को लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बाद इतना ही अध्ययन इनका पर्याप्त रहा। उसके बाद मानव रिस्पॉन्सिबल हो गया। सबसे बड़ी बात, यही बात सामने आई थी क्लाइमेट चेंज में कि मानव कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले दूसरे वैज्ञानिक 1962 में राकल कार्सन, उनका क्या नाम था, राकल कार्सन, ये कहाँ के महिला हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, कहाँ की, यूएसए की। इन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, और उस किताब में इन्होंने माना कि सर्बिया के वैज्ञानिक मिल्टन मिलानकोविच द्वारा कही गई बातें गलत नहीं है। इन्होंने कहा कि यह बात तो तय है कि पृथ्वी अपना कार्य तो कर रही है, ये सत्य है, लेकिन उसमें व्यवधान सूर्य की वजह से नहीं आ रहा है, व्यवधान मानव की वजह से आ रहा है, इंसानों की वजह से। सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है, इंसान, मानव। ठीक, अब एक व्यक्ति पहले ने कहा, दूसरे आदमी ने उसको भैया अनुमोदन कर दिया, मतलब अप्रूव करने का प्रयास किया। उसके बाद 1968 में, कहने का मतलब यहाँ ही एक आदमी थे, 68 में ही पाल इरविच नाम था उनका, इरविच नाम था वो, इरविच, ठीक, पाल इरविच, ये दूसरे व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि राकस कार्सन की कुछ बातें, मतलब पूर्णतया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं, मतलब सॉरी, उनकी बातें ज़्यादातर सही हैं, क्योंकि हम इनसे मतलब एग्री है कि उन्होंने जो कहा कि मनुष्य ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक बात का अंतर रहा, पाल इरविच ने ये कहा कि जनसंख्या विस्फोटक, जनसंख्या का बढ़ना, लोगों का धरती पर ज्यादा बढ़ना, ये मुख्यतः पर्यावरण के प्रदूषण का कारण है। एक लाइन में, मानव पर्यावरण का रिस्पॉन्सिबल है दूषित करने का, राकस कार्सन साइलेंट स्प्रिंग, मानव का नाम। जनसंख्या विस्फोटक, ज्यादा धरती पर जनसंख्या होना पर्यावरण के लिए प्रदूषक है, पाल 1968, 2 लोग हुए। उसके बाद आप जानते हो, जब बड़े लोग का मतलब तो वैज्ञानिक तौर पर कोई आदमी बात बोलता है उसको मिथ्या नहीं किया जा सकता। उसी के बाद 1968 में ही, इस पढ़े भी हो इतना, एकेडेमिया डी लिंची एक स्थान है, कहाँ पड़ता है,
एकेडमिया डी लिंची एक जगह है रोम में, इटली के रोम में एक स्थान है एकेडमिया डी लिंची। वहाँ पे 10 देशों के लगभग 30 वैज्ञानिक, 30-33 तक का लिख के आता है, वैज्ञानिक थे। उनको बुलाया गया था इसलिए कि पॉपुलेशन ऑफ बम, ये किसकी थी? इल्विंच की। एक साइलेंट स्प्रिंग, ये किताब किसकी थी? राकस कार्सन की। नंबर 1, नंबर 2 दोनों किताबों ने ये माना कि जब वो कह रहे हैं जनसंख्या रिस्पॉन्सिबल है, वो कह रहे हैं व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर की बात क्या है, इसको जानने के लिए मीटिंग हुई थी 1968 में। उसका नाम था एकेडमिया डी लिंची। एकेडमिया डी लिंची ये स्थान है रोम में, ठीक है। वहाँ पे ये जो वैज्ञानिक थे, यहाँ के 10 देश के लगभग 30, इन्होंने ये मान लिया था कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा क्या है, वातावरण को दूषित करने वाला, ठीक। और इसको सही करना पड़ेगा। मेडोज क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, उस पूरी कमेटी का जो चीफ था उसका नाम था मेडोज। मेडोज ने ये बात स्टेटमेंट दिया था कि कुछ दिन, कुछ समय, कुछ पल में परिवर्तन होना मौसम परिवर्तन, 20 साल के बाद परिवर्तन, 30 साल के बाद जलवायु परिवर्तन। ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका था? मेडोज का। मेडोज ने यहीं पर दिया था, फिर माना जाता है। और दूसरा, किसी भी जंतु को 50 साल से देखा ना गया हो तो उसे क्या मानेंगे? विलुप्त। इसको भी मेडोज का ही स्टेटमेंट था। पूरी कमेटी का वही अध्यक्ष था। अब चाहे जो समझो कि पढ़ ले, मतलब यही है, तो उसका नाम था मेडोज, ठीक। तो टोटल ओवरऑल ये मिलेगा तुम्हें जनसंख्या, तो सेंसस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जनसंख्या नगरीकरण, वो उसको पढ़िएगा तो उसमें मेडोज का नाम मिलता है, उसमें दिया था उसने, मेडोज ने दिया। चलो छोड़ो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया था कि मनुष्य के द्वारा, जैसे आपने पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, राकस कार्सन ने ये कहा था कि पर्यावरण प्रदूषण का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, तो अगर इंसान को रहना है तो करना क्या पड़ेगा? अरे उसमें सुधार लाना पड़ेगा। और सुधार लाने के लिए दोनों तरीके से, कहने का मतलब कि ईश्वर और व्यक्ति, कभी इन्होंने ये नहीं कहा था कि सब इंसान ही करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि वर्तमान की स्थिति पूरी और भविष्य के लिए बचा रहे भैया। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो हमको मिले हैं पेड़ पौधे, दुनिया भर की चीजें जो हमको हमारे साथ हैं, इनका प्रयोग उतना करें कि हमारा काम चल जाए, भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो क्या रहे, अरे बचे रहे ना, कटाई न कर, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो राकस कार्सन ने यही कहा था अपने साइलेंट स्प्रिंग में कि अगर इसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल है लेकिन उनको सतत विकास की आवश्यकता है। तो जैसे इन्होंने पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार कब की गई थी? 1962 में। किया किसने था? राकस कार्सन ने। किताब का क्या नाम था? साइलेंट स्प्रिंग। उसके बाद चलो खत्म करो, 1968 में ये क्लियर हो गया ना कि मनुष्य है। इसी के एवज में दुनिया में एक तरीके के तहलका, कुल मिलाकर के लोगों ने सोचा हाँ कि भाई अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या करेगी, हम बताओ। पृथ्वी नहीं रहेगी और उसको बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। तो जो पहले एक आदमी ने कहा, सर्बिया के मिलान को भी, दोबारा राकस कार्सन, तीसरा पारिलिन, उसके बाद 30 वैज्ञानिक इकट्ठा। आप बताओ कितने आदमी कह दे कि तुम गड़बड़ा देगी? एक ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, लोग ज्यादा हो गए। इसीलिए वैश्विक स्तर पर यह माना गया कि एक मामूली समस्या क्लाइमेट चेंज की नहीं है, इस पर काम करना चाहिए। स्वीडन के स्टॉकहोम में उसके बाद फिर जानते ही हो 5 जून 1972 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई और ये मान लिया गया, इसीलिए कहा गया कि मानव पर्यावरण का पहला शिखर सम्मेलन। इसके बाद में 1988 में आईपीसीसी आई थी ना भाई 1908 नहीं, इससे पहले देखो, इसके बाद आईपीसीसी आई। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो 1970 में दुनिया का पहला देश अमेरिका, जिसने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, अगर पूछा जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में। वो तो उससे भी होशियार था, वो तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ 1968 में काम हुआ, ठीक। उसने अपनी सुरक्षा की गारंटी ले ली कब? 1970 में। और IPCC जैसे इन्होंने कहा इंटरनेशनल, वो जो अंतर क्या, उसे क्या कहेंगे? क्लाइमेट चेंज। हाँ, इंटरनेशनल और आप क्लाइमेट चेंज, हाँ अरे हमको बता रहे भाई, IPCC ये जो स्थापित हुआ, ये हुआ था 1988 में।
1988 में आईपीसी से स्थापित किया गया था, ऐसा नहीं। लेकिन इससे पहले तो यूएनईपी बना था। यूएनईपी कब बना था? ये 72 में ना, 72 में बन गया था। लेकिन यूएनईपी से पहले क्या बना था? ईपीए कौन बनाया था? अमेरिका। अरे चलो छोड़ जाने दो। कहने का मतलब 1972 की पहली मीटिंग हुई और पूछा जाता है कि मानव पर्यावरण का पहली मीटिंग कहाँ कराई गई? स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक, चलो समझ में आ रही है यहाँ तक कहानी तक है। सुन लो, क्लाइमेट चेंज। दूसरी चीज, अमेरिका दोबारा इस बात को कह चुका है कि जलवायु परिवर्तन में हम नहीं रहेंगे, है ना। ट्रंप साहब उस बार भी बैठे तो उन्होंने कहा अमेरिका दुनिया का पहला देश जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के समझौते से अपना नाम वापस लेता है। पहली बार बोले, बाइडेन साहब कुछ मेहनत किए और जैसे बैठे ये, उसके बाद जो भी 2-4 काम किए तो इन्होंने 2 बात कही। WHO को अनुदान देना अमेरिका से बंद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से काम करे, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। एक दूसरा, जलवायु परिवर्तन से अमेरिका अपना नाम वापस लेता है। हाँ, अमेरिका हाँ भाई देखिए, एक चीज और, दूसरी चीज अमेरिका देखो, ट्रंप का कुछ हिसाब किताब ऐसा नहीं है। ट्रंप ने जब भी कोई बात कही है तो उन्होंने उसका साक्ष्य दिया है। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही तो उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में पृथ्वी, देखो उसने कहा कि पृथ्वी का रहना जरूरी है, पृथ्वी रहेगी तो हम लोग रहेंगे, वो मानते हैं। ट्रंप ने कहा हम भी ये मानते हैं कि पृथ्वी रहेगी तो हम रहेंगे। और जलवायु परिवर्तन का मेंबरशिप यही कहता है कार्बन का प्रोडक्शन दर कम करो ना, यही तो कहता है सुरक्षा के लिए। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ही हम, हमारे देश को लोग जानते हैं यूएसए को, तो जब हम इस प्रोटोकॉल को मानेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमें बैन करनी पड़ेगी अपने यहाँ, और जब बैन करेंगे तो अमेरिका नक्शे से क्या होगा? गायब हो जाएगा। अरे जब अमेरिका नहीं रहेगा तो पृथ्वी को लेके हम क्या करेंगे? ऐसा स्टेटमेंट किसका है? ट्रंप का। ट्रंप हर स्टेटमेंट एक बात बोलते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा सर्वोपरि। इतना तो समझ रहे ना। पेपर के हर पन्ने में जब भी उनका स्टेटमेंट आएगा, अमेरिका की गारंटी पहले नंबर पर। दुनिया हमारे स्टेटमेंट से खुश रहे और चाहे नाराज, लेकिन अमेरिका की भलाई और अमेरिका की तरक्की। मोदी जी से मिले तो यही बात ट्रंप ने कहा था कि हमको आपकी एक पॉलिसी अच्छी लगती है मोदी जी, सबसे पहले आपसे पहले क्या है? भारत। और ज्यादा तारीफ उन्होंने कहा हमको सबसे अच्छी पॉलिसी आपकी लगती है कि आप एक हर बात में बोलते हो कि सबसे पहले भारत देश, आप भारत के लिए काम करते हो, कभी ये नहीं सोचते हो कि दूसरे देश को तकलीफ हो। दूसरे से क्या मतलब है? उसी तरीके से मुझे आपका ये जो विचार है ये बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए अमेरिका सबसे आगे। तो जब अमेरिका नक्शे में नहीं रहेगा तो क्लाइमेट परिवर्तन में रह के हम करेंगे क्या? ये दुनिया रहे न रहे, अमेरिका रहना चाहिए। नहीं, उनका कहने का मतलब दुनिया ना रहे, वो कहते हैं जो अमेरिका ही नहीं रहेगा हम तो अमेरिका से जाने जाते हैं ना, ऐसा उनका मानना है। अपने वो कहता है हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। जैसे भारत को कहा, भारत में कितना था पैसा? ठीक इतना ना, जैसे आप लोग पढ़ते हो 2.1 अरब डॉलर, 2.1 लाख डॉलर, यही तो कहे थे ना बाइडेन देने के लिए भारत को। बाइडेन ने यही कहा था कि मोजाम्बिया को 8.9 और भारत को 2.1 इतना डॉलर दिया जाएगा, क्योंकि भारत देश में लोग निर्वाचन में नहीं जा पा रहे, अर्थात इलेक्शन में वोट देने नहीं जाते। तो उनके अंदर सद्बुद्धि लाना है, मतलब उनका दिमाग अग्रसर करना है। ठीक, ये कह गए बाइडेन। पैसा रिलीज नहीं हुआ, इससे पहले सरकार चली गई बाइडेन की। ट्रंप साहब आए, जब ट्रंप साहब के पास फाइल गई तो उन्होंने कहा जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ वैसा कर। यही तो बोले थे ना स्टेटमेंट कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूंगा। भारत देश दुनिया के एक ऐसा देश है कि मेरे माल पर 200% का टैक्स लगाता है। यही तो बोले थे। 100 रुपए का माल मैं उसको देता हूं तो बेचता कितने का है? 300 रुपए का, मतलब इतना फायदा। और उसके बावजूद ये हमसे उम्मीद ये करते हैं कि इनको पैसे की जरूरत हो तो कंपनसेशन कौन दे? अमेरिका। तो इतने मूर्ख तो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है। इसीलिए भारत देश सहित दुनिया के 9 देशों के
जितनी भी सहायता राशि है उसे कैंसिल किया जाता है। उसने दस्तखत करने के बजाय कैंसिलेशन लेटर पर दस्तखत कर दिया और कहा पैसे की भारत को आवश्यकता नहीं है। ने कहा बताओ हमारा माल वहां जाएगा, 100 रुपए का माल 300 का बेचेंगे। तो उसी ने भी कहा कि अब विदेश से जो माल अमेरिका आएगा, अमेरिका उतना टैक्स लगाएगा जितना वह देश उसके देश के सामान पर टैक्स लगाता है, एकदम बराबर। यही बात तो बोले ना भाई, परसों ने कहा भारत को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अरे इतना कमा रहा है भारत, तो सुपर पावर बनने के सपना देख रहा है 2047 में। ये तो मूर्खता भरा संदेश है ना कि उसको भारत को नहीं, उसने सबका लाइक कैंसिल कर दिया अनुदान। ऐसा नहीं कि हमारे साथ उसने गलत किया, वो पैसे नहीं दिया किसी को, कहा पैसे नहीं देंगे। और कल ये नहीं, ये अब मोदी जी नहीं, ट्रंप जी ने, चलो वो वहां पे उन्होंने क्या कहा बात की बात है, लेकिन ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत आगामी जो उसका एक प्लान है 2047 में सुपर पावर बनेगा, मतलब सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। और जोड़ लो 25 चल रहा है, 47 के साल बचे हैं और रुपया हम दे और सुपर पावर अमेरिका वो भारत बने और बैठ के आके व्हाइट हाउस में चाय पिए, ये तो मूर्खता बड़ा काम है। भारत के लिए उसने बोला, कहा नहीं पैसा नहीं देंगे, अरे पैसा मिल गया तो कुछ काम हो जाता है देश का, जोड़ जाने दो। तो ये सब सही नहीं है कि जिसे आयोगों को आपने बनाया है, अग्रणी रहे, जितने भी WHO है, UNHRC है, उनमें खुद ही बनाने में अग्रणी रहे, बाद में खुद ही पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये गलत तो कर ही रहे हैं। आप बनाने के लिए आप 1945 में चले जाइए, 1935 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजें आप ही किए। आपने कहा कि लगभग आधा तो नहीं 1/3 हम पैसा तुम्हें हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे, और तुम्हें जो जरूरत है। अब वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैसा नहीं देंगे, दुनिया में से कोविड हुआ, ऐसे कोई बीमारी आ जाएगी तो पैसा कहाँ मिलेगा, कौन देगा पैसा बताओ। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास ये नहीं है। ये तो बात ये है ना, ये तो मरेंगे कगार पूछे हो, इनका पता नहीं कहा राष्ट्रपति में नहीं बने। दूसरी बार है, लास्ट बार है, 2 बार बस कोई दूसरा आता। अच्छा कल वाले मैटर, चलो क्या लिखे थे इसमें, हाँ नहीं तो फिर कल वाले को उसको जेलेस्की को कहा तुम निकल जाओ यहाँ से। कल पेपर पढ़े थे, वो देखो टीवी पे जो वो बातिया रहा था, तो जो वाइस प्रेसिडेंट था जेलेस्की, क्या नाम था उसका, पुराने जेलेस्की नहीं, हाँ उपराष्ट्रपति, हाँ वो ऐसे ऐसे कर रहा था, टीवी दिखा रहे थे। उसके बाद ट्रंप नाराज हो रहे थे, कह रहे तो जाओ यार, मतलब हाँ मतलब कल, अरे डायरेक्ट उसको व्हाइट हाउस से कहे आप जाइए, आप जा सकते हो यहाँ से। अच्छा जेलेस्की भी तो गड़बड़, वो भी बात नहीं सुन रहा था, बार बार कह रहा है समझौता कर लो कर लो, करे नहीं हमारा विचार हमारे देश के साथ गड़बड़ हुआ, हमें अरे वो बच गए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने यही तो कहा चले जाइए यहाँ से जेलेस्की को, बस हो गया। लेकिन ये भी जाते जाते ट्रंप ने कहा कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर को जनरेट कर रहे हो आप, ये याद रखना, तीसरा विश्व युद्ध तुम करा रहे हो, क्योंकि हम व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुके हैं, वो समझौते के लिए तैयार थे। लेकिन कहे ठीक है, वो कहा तो कहा यही तुम जो कर रहे हो यही करो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। चलो चलो आगे थोड़ा सा पढ़ लो। अरे जाने, लेकिन ये है भाई हम भी तो दुनिया में हैं, दुनिया से बाहर तो नहीं है, वो ना अरे हाँ भाई चलो आगे लिख लो। अगला पॉइंट एक लिखो, इसके अंदर सब ऊपर डालो जलवायु परिवर्तन, ठीक, नीचे लिखो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों तथा, जहां तक लिखे थे उसके आगे, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों तथा क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर परिलक्षित होने वाले भयानक परिणामों, वैश्विक स्तर पर परिलक्षित होने वाले भयानक परिणामों पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रयास किए गए।
नियंत्रण हेतु अनेक प्रयास किए गए जो वर्तमान में भी जारी हैं। पूर्णविराम। जो वर्तमान में भी जारी हैं। पूर्णविराम। फिर से मिला लो। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों तथा क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर परिलक्षित होने वाले भयानक परिणामों, फिर उसके आगे परिणामों पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रयास किए गए जो वर्तमान में जारी है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन अभी भी, समितियां, समिट अभी भी होती है। ठीक, उसके नीचे एक और लिख लो पॉइंट करके। जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष के साथ साथ, जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष के साथ साथ जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष के साथ साथ एक गंभीर वैश्विक समस्या है। एक गंभीर वैश्विक समस्या है। कामा लगाओ, कामा। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु, इसलिए जलवायु परिवर्तन, इसलिए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु अनेक क्षेत्रीय संगठनों, कामा राष्ट्रीय सरकारों, कामा अंतर सरकारी समूहों तथा राष्ट्रीय सरकारों, कामा अंतर सरकारी समूहों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा गंभीर प्रयास, अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। किए जा रहे। ठीक, अब एक ऐसे स्टेटमेंट टाइप लिखो। जलवायु परिवर्तन पर अब तक किए गए, जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर अब तक किए गए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का जलवायु परिवर्तन पर अब तक किए गए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन, प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। ठीक, इसके आगे से डैश कर दो और फिर एक हेडिंग डालो, मानव पर्यावरण पर, निम्नवत है, डैश करो, ऊपर हेडिंग डालो, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। ठीक, ये इसकी हेडिंग है। चलो, ये है, प्रयास किया जा रहा है। क्लास साइंस की है आपने? साइंस की, फिजिक्स की, साइंस। मैम तो पढ़ा है तो सीधी सी बात है, साइंस पढ़, साइंस शेड्यूल है, मैम का है तो साइंस होगी, उसको कंफर्म है, साइंस होना चाहिए।